नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको बहुत ही कम समय में आप कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक है एजुका जोन प्रकाशन की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक रहने वाली है। यहाँ पर आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी इसकी 100% गारंटी बुक पब्लिशर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सभी पेपर और प्रैक्टिस सेट हैं वो सॉल्व मिलेंगे, तो उसकी कोई भी चिंता आपको नहीं होगी कि आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको आंसर की दे रखी है और उसकी व्याख्या सहित हल दिया गया है। ना सिर्फ जीएस और हिंदी का बल्कि आपको रीजनिंग का और मैथ का भी सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके दिया गया है। तो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप वाकई में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एजुका जोन की ये किताब आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए अनुच्छेद देखने वाले हैं। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। 17वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने की मान्यता दी गई। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो जो नियम है वो कौन से हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये अनुच्छेद 55 में लिखा है। अनुच्छेद 56 में लिखा है राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। और अनुच्छेद 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता रखता है, वो कितनी भी बार दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या होंगी? वो एक भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएं रखता होगा और वो लाभ के पद पे नहीं होगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें लिखी हैं। अनुच्छेद 60 बताता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा कराया जाएगा। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय 6 महीने का होता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होगा, उससे अधिक समय तक ये रिक्त नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्तियां होती हैं, उनके प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी दंड प्राप्त अपराधी को क्षमा कर प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब संसद सत्र काल में नहीं होती है, उसका सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो बिल्कुल उसी तरह कानून की तरह काम करेगा जैसा संसद से पारित कानून। लेकिन संसद का जब दूसरा सत्र शुरू होगा तो उसको पारित कराना आवश्यक है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, राष्ट्रपति किसी के मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। यहाँ पर कई प्रकार की आपको शक्तियां देखने को मिलेंगी। पहली है कार्यकारी शक्तियां। संघ के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो सभी किसके नाम पर होती हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, ये क्या है? ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। संसद की संयुक्त सत्र को बुलावा करना, जब किसी बिल पर कोई गतिरोध हो और दोनों सदनों में सामंजस्य ना बन पा रहा हो तो वहां पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत,
लेकिन इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान संशोधन के लिए यह बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संसद को संबोधित करना और संदेश भेजना, कुछ विशेष विधेयकों को पेश करने के लिए पूर्व अनुमति प्रदान करना, विधेयकों पर वीटो शक्तियां, पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में निहित है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना अनुच्छेद 201 की शक्ति है। अब बात करेंगे वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाता है कौन? राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि से अग्रिम लेना है और वित्तीय आयोग का गठन, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। न्यायिक शक्तियां, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना या प्रविलंबन करना, ये किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की। अब हम बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियों की। अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजना और प्राप्त करना यह राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। सैन्य शक्तियां, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में सर्वाधिक बार 356 का प्रयोग हुआ है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, राज्य आपातकाल लगाने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन वित्तीय आपातकाल का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है बल्कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत शामिल होते हैं। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होगी और अनुच्छेद 67A कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितना होगा। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा कराया जाएगा। अनुच्छेद 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, राज्यसभा में व्यवस्था बनाए रखते हैं, राज्यसभा में मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाने या अन्य कारण से पद खाली होने पर अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इस अवधि में उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद में संबंध को लेकर। राष्ट्रपति और संसद। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 79 में वर्णित है। वह संसद के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। वह संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनका संसद के कानून के समान बल होता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह और सहायता से कार्य करता है जो सामूहिक रूप से संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। उपराष्ट्रपति और संसद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू रूप संचालन को सुनिश्चित करता है। वह संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे अन्य विविध जानकारी की जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई हैं और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। राष्ट्रपति का पद। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रतीक होता है। वह नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, डिफैक्टो हेड कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित है लेकिन सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद।
उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से प्रेरित है। पदावधि से पहले पद से हटना राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा सहमति से। वेतन और भत्ते की बात करें तो इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता है। अनुच्छेद 361 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो 52 में है, आप सभी ने अभी पढ़ा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका बी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका बी, 6 महीने। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सही उत्तर है आपका सी, उच्चतम न्यायालय। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां पर आपके डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? सही उत्तर है आपका महान्यायवादी की नियुक्ति। यह कार्यकारी शक्ति होती है। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, सारी शक्तियां अलग अलग हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाया गया है अभी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा और फिर उसे लोकसभा से पारित करना होता है। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में अवश्य दिखेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।